नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास कर केंद्र से कहा है कि तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को अडानी समूह को न दिया जाए, वापस केंद्र सरकार को दिया जाए। हवाई अड्डे के संचालन का काम राज्य सरकार कर सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भी अडानी समूह के बराबर पेशकश की थी, मगर राज्य के दावे को अनदेखा किया गया। दूसरी तरफ केरल में कांग्रेस ने वाम दलों की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। केरल विधानसभा में 15 साल बाद किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस ने लेफ्ट की सरकार पर गोल्ड स्मगलिंग से लेकर भ्रष्टाचार के अन्य आरोप लगाए हैं। उधर दिल्ली में कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष की जगह पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव को लेकर विवादों में उलझती चली गई। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले 23 कांग्रेस नेताओं ने पत्र लिखा, मीडिया में छपा। इसमें लिखा था कि देश के युवाओं ने कांग्रेस की जगह नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है। इस तबके में पार्टी का आधार खिसकता जा रहा है। पार्टी में फैसले लेने की सामूहिक व्यवस्था होनी चाहिए और हर समय उपलब्ध रहने वाला पूर्णकालिक अध्यक्ष की आवश्यकता है। कई सांसद और 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कई दिन पहले यह पत्र लिखा था। इसके बाद रविवार को अलग अलग राज्यों से सोनिया और राहुल के समर्थन में पत्र और प्रस्ताव आने लगे कि पार्टी का नेतृत्व नहीं बदला जाना चाहिए। गैर गांधी नेतृत्व से खोई हुई जमीन वापस हासिल नहीं हो सकती है। सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष की जगह पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनने की बात कही और कहा कि इसकी प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सोनिया को अध्यक्ष पद पर ही बने रहना चाहिए। कार्य समिति की बैठक चल रही थी आज सुबह और मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबरें भी चलने लगी, जिनका बाद में खंडन होता रहा। 2019 में याद कीजिए कि लोकसभा चुनावों की हार के नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लिखा था कि पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है। एक साल में क्या वो फैसले हुए? 2019 की हार की जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? उस पत्र में राहुल गांधी ने कहा था कि किसी नए नेतृत्व को आना चाहिए। हमारी पार्टी का इतिहास बड़ा है, विरासत काफ़ी बड़ी है। राहुल गांधी ने कहा था कि मेरे इस्तीफे के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी अध्यक्ष ढूंढने का काम शुरू कर सकती है। मैं उन्हें ऐसा करने के लिए अधिकृत करता हूं। जुलाई 2019 से अगस्त 2020 आ गया, कांग्रेस अपना अध्यक्ष नहीं खोज पाई है। बात वहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है कि गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस चल सकती है या नहीं चल सकती है। कांग्रेस को चलाने के लिए राहुल गांधी या सोनिया गांधी को ही आगे आना चाहिए। इस तरह की बातें हैं। उमा शंकर सिंह जो कांग्रेस कवर करते हैं हमारे साथ हैं। उमा, आपका मैं ट्वीट देख रहा था जिसमें आपने रणदीप सिंह सुरजेवाला को संबोधित किया था कि आपको जब फ़ोन किया जाता है तो कॉल फॉरवर्ड हो जाता है, खबरें आप मिल नहीं रही हैं अधिकृत, और सूत्रों के हवाले से इतना खंडन मंडन हो रहा है। तो इस आपाधापी पर टिप्पणी करते हुए मुझे ज़रा बताइए कि बात इस वक्त तक कहाँ पहुँची है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में? जी देखिए, अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बने रहने के लिए मना लिया गया है। अब अगर इसका खंडन आता है जो मीडिया इंचार्ज हैं सुरजेवाला की तरफ से, जब तक नहीं आता तब तक ये खबर सूत्रों के हवाले से सही है। और जब उस समय सूत्रों के हवाले से खबर आई थी जिसका बाद में खंडन आया था, तो उस समय तक वो खबर सही थी। बात ये होती है कि कांग्रेस पार्टी के जो अंदर की जो समस्या है और जो ये चिट्ठी लिखी गई है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि किस तरह से कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में बड़ी समस्या है। ठीक से आप कनेक्ट नहीं कर पाते, इन्फॉर्मेशन जो है वो आप दे नहीं पाते, और आपको जब कोई आलोचना का या कोई ऐसी खबर निकल कर सामने आती है तो आप कह देते हैं कि बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो ये उसी तरह की प्रवृत्ति है जैसा कि आजकल देखने में आता है कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है, कोई ऐसी जानकारी आ रही जो आपको सूट नहीं कर रही है, तो आप मीडिया को बता दो कि मीडिया तो जी उसके या उसके हाथ बिकी हुई है। जबकि ये बात सही है कि अगर आप कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज को फ़ोन कीजिए तो वो फ़ोन डाइवर्ट पे जाता है, एक शख्स उठाता है, वो बहुत ही प्यार से आपका नाम नंबर नोट करता है और कहता है कि हम आपको उनको जानकारी दे देंगे, उनका कॉल बैक आएगा। किसी भी समय में वो आता नहीं है। सवाल ये नहीं है कि सुरजेवाला को कोई फ़ोन क्यों करेगा, सवाल तो सिर्फ ये होता है कि पार्टी के अंदर की जो कुछ बातें हैं ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड, और ये हर पार्टी की व्यवस्था होती है जिसमें आप फ़ोन करके पूछते हैं या तो आधिकारिक तौर पे कोई जानकारी दी जाए या
ऑफ द रिकॉर्ड कोई जानकारी दी जाए। तो जब जिस व्यक्ति को रखा गया है जब वही इस बात के लिए उपलब्ध नहीं है तो फिर उसके बाद एक ट्वीट के जरिए बता देना कि ये मीडिया के साथ ये मिली भगत का जो खेल है वो कांग्रेस पार्टी के नेता खेल रहे हैं। उनके अपनी दिव्या स्पंदना जो है उनका ट्वीट ये बताता है कि किस तरह से इस मामले में लीक हो रहा है। तो मेरा सवाल वही है कि अब जैसे लीक होके आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बनी रहेंगी, उन्हीं सूत्रों में से एक ने कहा था कि इस तरह की बात अंदर हुई है। तो ये सूत्र सही, वो सूत्र गलत। तो इस पे मतलब पार्टी को देखना पड़ेगा कि किस तरह से कम्युनिकेशन लाइन जो है गलत खबर ना जाए मीडिया में, ये तय करना पार्टी का काम है। उमा, मैं ये जानना चाहता हूं कि जी 1 साल हो गया कांग्रेस में अंतरिम अध्यक्ष के पद पर सोनिया गांधी हैं। जब राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि वो नहीं बनेंगे, सोनिया गांधी के बारे में खबरें आती हैं कि वो अब पहले की तरह सक्रिय नहीं हो पाती हैं तबीयत खराब होने की वजह से, और फिर बात उस पत्र में जो लिखी गई है कि पार्टी को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए या फिर कोई नेता चाहिए, तो ये इस बात का समाधान क्या कांग्रेस नहीं करेगी? जी देखिए, कांग्रेस को इस बात का समाधान पिछले 1 साल में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जो अंतरिम व्यवस्था बनाई गई और जिसके तहत सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जिम्मेदारी छोड़ चुके थे, इस्तीफा दे चुके थे, वो दोबारा जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। कोई दूसरा ऐसा शख्स उपलब्ध नहीं था या कांग्रेस ढूंढ नहीं पाई थी जिसको पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर जिस पे सहमति बने। नाम बहुत आए, उस समय भी मुकुल वासनिक नंबर 1 पे चल रहे हैं, शिंदे नंबर 2 पे चल रहे हैं। बहुत 1 साल पहले की बात है, यहीं से हम रिपोर्ट कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे सूत्रों के हवाले से तब भी जानकारी आई, लेकिन अंतरिम व्यवस्था के तौर पे सोनिया गांधी को ही अध्यक्ष बनाया गया ताकि एक प्रक्रिया के तहत नए अध्यक्ष की, पूर्णकालिक अध्यक्ष की तलाश कर ली जाए। लेकिन 1 साल तक पार्टी सोई रही। अब जब ये लेटर बॉम्ब आया है तो उसके बाद पार्टी जागी है, और अभी जो जानकारी आ रही है, जिस शायद 6:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग हुआ, आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी दी जाए कि जब तक AICC सेशन नहीं होता और जो संगठन से जुड़ा हुआ चुनाव नहीं होता, जब तक नया अध्यक्ष चुना नहीं जाता, तब तक सोनिया गांधी को ही अंतरिम अध्यक्ष बने रहने के लिए मना लिया गया है। ये जानकारी अभी आ रही है, यानी कि अभी और थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अब इस महामारी के सिचुएशन में क्या ये संभव है कि हज़ारों की तादाद में जो देश भर से डेलीगेट्स आएंगे कांग्रेस के चुनाव के लिए, तो क्या वो अभी आयोजन संभव है या नहीं है, उसमें कितना टाइम लगेगा, ये सब रोड मैप कांग्रेस हो सकता है 2, 4, 10, 15 दिन में बताए। लेकिन फिलहाल के लिए ये जानकारी आ रही है कि अभी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ही बनी रहेंगी। उमा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी का वीडियो ब्लॉग, ट्वीट वगैरह सक्रियता बढ़ी थी, तो लगा था कि अध्यक्ष पद पर वो आ जाएंगे। मार्च में भी इस तरह की खबरें आई थी कि उन्हें अध्यक्ष दोबारा बनाने की तैयारी है। इस बैठक में भी और पत्रों के जरिए भी जो कांग्रेस के अलग अलग राज्यों से, प्रदेश इकाइयों से प्रस्ताव आ रहे थे, उसमें यही कहा गया कि राहुल गांधी जिम्मेदारी संभाले। तो क्या राहुल गांधी अभी भी यही कह रहे हैं कि वो अध्यक्ष नहीं बनेंगे? तो फिर ये जो समय लिया जा रहा है वो किसके लिए लिया जा रहा है? वो नया अध्यक्ष कहाँ है जो आ नहीं रहा है? जी देखिए, राहुल गांधी का सीधा सा कहना है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा भी ये दिया था, तो उनको ये लगा था कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी लेंगे और तमाम लोग इस्तीफा देंगे। जो जानकारी या जो एक इम्प्रेशन मिलता है पार्टी के अंदर से वो ये कि राहुल गांधी तब अध्यक्ष बनेंगे जब उनको अपने हिसाब से संगठन के बदलाव करने की इजाज़त होगी या अपने हिसाब से फैसले लेने की इजाज़त होगी। अभी जो आपने हाल में देखा, जिस तरह से राजस्थान में आगे बढ़कर राहुल गांधी ने फैसला लिया, प्रियंका गांधी भी साथ में थी और दोनों ने मिलकर उस समस्या का समाधान कर लिया जो 35 साल से लिंगर ऑन कर रहा था और जो लीगली भी लड़ा जा रहा था और पॉलिटिकली भी लड़ा जा रहा था, उसको दोनों भाई बहन ने मिलकर साइकोलॉजिकली सॉल्यूशन उसका कर लिया। तो उसके बाद अब ये सवाल उठने लगा कांग्रेस पार्टी के भीतर कि जब अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, फैसला उनको लेना है, राहुल गांधी सिर्फ एक महासचिव हैं, तो आखिरकार किस हद में बढ़कर वो इस तरह के शॉट ले रहे हैं। तो उन नेताओं को तकलीफ होने लगी जो सोचते हैं कि हायरार्की में वो सोनिया गांधी के नीचे लेकिन राहुल गांधी के ऊपर हैं, और अगर किसी स्टेट में कोई प्रॉब्लम होता है तो समस्या उनके जरिए से सुलझाया जाना चाहिए, ना कि सीधे इस तरह से कम्युनिकेशन लाइन राहुल गांधी की तरफ से खोला जाना चाहिए। और इसमें कैच ये है कि जब मध्य प्रदेश के मामले में मुलाकात नहीं हो पाई ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो उन्होंने बाद में कहा कि 1 साल तक वो कोशिश करते रहे, राहुल गांधी से नहीं मुलाकात हो पाई। कांग्रेस के ही लोग ये बताते हैं कि वो मुलाकात इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि बीच वाले लोग नहीं चाहते थे कि मुलाकात हो और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी अलग राह ले लें और कमलनाथ की जो राह है निष्कंटक हो जाए। और इसी तरह की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी राजस्थान में कि इन दोनों की मुलाकात ना हो और ये इनको बीजेपी की तरफ जाता हुआ बता दिया जाए ताकि अशोक गहलोत की जो राह है वो निष्कंटक हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ।
तो ये बहुत सारा इंटरनल पॉलिटिक्स है कांग्रेस पार्टी के भीतर, जिसको लेकर ये यंग और ओल्ड की जो के बीच की जो खींचतान है वो चलती रहती है। और ये 23 लोगों के नेताओं के लेटर के तौर पे जो आया है, ये एक बड़ी आपदा है। और उस आपदा के बाद अब कांग्रेस जो एक अवसर तलाशने की कोशिश करेगी कि कैसे इस मामले पे आगे बढ़ा जाए और पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। रवीश जी, आपदा में अवसर हर कोई तलाश रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा शंकर सिंह। ये कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है, लेकिन जब कार्यकर्ता भी चाहते हैं कोई नई टीम दिखे, कोई नया नेता दिखे, तो कांग्रेस पार्टी को इतना तो स्पष्ट करना चाहिए कि अब 1 साल का फासला बहुत लंबा फासला होता है कि उसमें कौन अध्यक्ष बनेगा। ये विचित्र बात है कि एक अध्यक्ष जिन्हें सब कोई चाहता है कि अध्यक्ष बने, पार्टी के कई इकाइयां चाहती हैं, तो राहुल गांधी कहते हैं हम नहीं बनेंगे। राहुल गांधी कहते हैं दूसरे के बन जाने के लिए, तो दूसरे आते नहीं हैं सामने। तो क्या किसी दूसरे दल से लाया जाएगा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए? ये कांग्रेस समझे अपना। आज प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट में माफ़ीनामे पर विचार करना था, अपने माफ़ीनामे पर, और हलफनामा देना था। उन्होंने जवाब दे दिया। अदालत के प्रति सम्मान जाहिर करते हुए कहा कि वे माफ़ी नहीं मांगेंगे। प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या किसी विशेष चीफ जस्टिस को बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि रचनात्मक आलोचना की पेशकश करने के लिए किया था, जो मेरा कर्तव्य है। मेरी टिप्पणी रचनात्मक है और संविधान के संरक्षक और लोगों के अधिकारों के संरक्षक के रूप में अपनी दीर्घकालिक भूमिका से सुप्रीम कोर्ट को भटकने से रोकने के लिए है। इस बीच लाइव लॉ के अनुसार केरल हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने प्रशांत भूषण को अपना नैतिक समर्थन दिया है। एडवोकेट एसोसिएशन के 65% सदस्यों ने प्रशांत को नैतिक समर्थन दिए जाने के पक्ष में मतदान किया। 35% ने विरोध में मतदान किया है। सुप्रीम कोर्ट 25 तारीख को अपना फैसला इस मामले में सुना सकता है। अब आते हैं कोविड की तरफ। कोविड-19 की खबरें ओझल हो गई हैं, मगर कोविड-19 तो ओझल नहीं हुई। पिछले 24 घंटे में इस महामारी से भारत में 836 लोग मरे हैं, मगर और अब तक 61,000 से अधिक नए केस आए हैं 24 घंटे में। भारत में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 57,542 हो चुकी है। संक्रमित केस की संख्या 31 लाख से अधिक हो चुकी है। पिछले 20 दिनों से दुनिया भर में सबसे अधिक केस भारत में आ रहे हैं। गुजरात के अमरेली में, ये गुजरात संदेश की खबर है 21 अगस्त की, एक गरीब महिला के पाँव में चप्पल तक नहीं थे, मगर मास्क न पहनने के कारण उस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। क्या खूब इंसाफ है। ये खबर संदेश अखबार की है। मगर उसी राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष दौरे कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कई लोगों ने, जो उनके आसपास नज़दीक है, मास्क तक नहीं पहने हैं और देह से दूरी का पालन नहीं कर रहा है। उम्मीद है प्रधानमंत्री ये तस्वीर नहीं देख पा रहे हैं। वही हाल मध्य प्रदेश में है। अंतिम संस्कार के लिए आप वहां 15-20 लोगों के जाने की अनुमति है, मगर बीजेपी अपनी सदस्यता अभियान के लिए सैकड़ों लोगों को सभा स्थल पर बुला लेती है, जिसमें लोग अगल बगल में बैठे नजर आते हैं। राज्य के मंदसौर में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है, लेकिन उपचुनाव में नेताओं के दौरे के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल और एहतियातन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। सुवासरा से पूर्व कांग्रेसी विधायक और वर्तमान शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के आज के दौरे में भीड़ जुटी। बड़ी संख्या में लोग आए। कैबिनेट मंत्री, स्थानीय सांसद सुधीर गुप्ता के आसपास भीड़ जमा होती रही। इस दौरान एक सभा का भी आयोजन हुआ, जिसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। अधिकतर लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए थे। दरअसल मंत्री जी रामदेव गौशाला लारनी में भूमि पूजन के लिए सांसद सुधीर गुप्ता के साथ पहुंचे थे। अनुराग द्वारी हमारे साथ हैं। अनुराग, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए भी कोविड गाइडलाइन है कि 15 से 20 लोग जाएंगे। शादियों के लिए भी गाइडलाइन होगी। क्या ये सदस्यता अभियान और चुनावी रैलियों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है कि इस तरह से हज़ारों की संख्या में लोग बिना मास्क के एक दूसरे से सटे हुए नज़र आते हैं? मास्क भी पहने हैं तो किसी ने तरीके से नहीं पहना है। क्या मध्य प्रदेश कोरोना से मुक्त हो चुका है? गाइडलाइन बिल्कुल है रवि जी। खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि 15 तारीख तक कोई रैली नहीं होगी, कोई उद्घाटन में नहीं जाएगा। शायद 15 तारीख की समय सीमा इसलिए तय की होगी क्योंकि उसके अगले हफ्ते में वो खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ ग्वालियर आए, जैसे पिछले 1-2 दिनों से हो रहा है, और हजारों हजार
जो पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ता थे वो बीजेपी में शामिल हो सके। मंच से 1-2 कॉलम की दूरी बनाई गई, ऐसा लग रहा था कि जैसे 3 या 4 अगर आप लाइन छोड़ दें तो कोरोना नहीं आएगा, या फिर नेताजी अगर मंच से भाषण दे रहे होंगे तो कोरोना नहीं आएगा। पार्टी बहुत खुश है कि उसने हजार कार्यकर्ता बना लिए हैं, लेकिन ये वही राज्य है जहां पर 54,000 से ज्यादा लगभग मामले हो चुके हैं। कल भी राजधानी भोपाल में 161 मामले आए हैं और 7वें जो मंत्री थे कैबिनेट मंत्री, इस बार स्वास्थ्य मंत्री, वो भी संक्रमित हो चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं और इसके बाद वापस दौरों में लग गए हैं। सुवासरा से हरदीप सिंह डंग इकलौते सिख मंत्री हैं, उन्होंने दौरा किया है और वहां पर गए हैं जहां पर कल ही 18 लोग संक्रमित हुए थे जिस जिले में। तो मध्य प्रदेश में लगातार तादाद बढ़ती जा रही है। आम लोगों के लिए बिल्कुल यहाँ पर नियम कायदे कानून है। जब यहाँ स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे, इकलौता राज्य था जहां पूरा स्वास्थ्य महकमा कोरोना से संक्रमित था। स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा जो गृह मंत्री है उनको मिला हुआ था। आपने बहुत कम देखा होगा कि वो मास्क लगाकर बाइट दें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कोरोना अगल बगल से निकल जाएगी। वो हजारों लोगों की भीड़ में रहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता नहीं कोरोना होगा। एक वाकया बस मुझे याद आता है, जब उसी दिन इंदौर में कुछ लोग पूजा करने जुटे थे और पुजारी सहित सारे लोगों पर मामला हो गया था और उसी दिन एक तस्वीर गृह मंत्री जो उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री भी थे, उनकी दतिया पीताम्बरा पीठ से आई थी। वो भी 7-8 लोगों के साथ पूजा कर रहे थे, लेकिन चूंकि गृह मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसा होता है, जो नियम कायदे कानून बनते हैं वो जनता के लिए महामारी के दौर में बनते हैं, जो बनाते हैं शायद उनके लिए कोई नियम कायदे कानून होते नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। तो इस तरह से अगर यही काम करना है, कई तरह के 2 तरह के हिंदुस्तान नज़र आ गए हैं। आपने उद्योग धंधों को बंद कर दिया, दुकानों को बंद कर दिया, लॉकडाउन के नाम पर लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए और राजनीतिक रैलियों के नाम पर कोई लॉकडाउन नहीं है नेतागिरी करने के लिए, और हज़ारों लोगों के बीच नेता आराम से घूम रहे हैं। वहाँ किसी तरह की सामाजिक दूरी, मास्क वगैरह का नहीं है। कहीं भी आप कांग्रेस का भी देख सकते हैं कि उनकी भी रैलियों में उसी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। गुजरात में जाकर देखिए, यहाँ जाकर देखिए कि अगर यही करना था तो अर्थव्यवस्था को चौपट कर करोड़ों लोगों को जान है जहान है का नारा दिया गया था 24 तारीख को। ऐसा नारा दिया गया था कि एक एक जिंदगी बचाई जाएगी, और अब 57,500 लोगों की मौत इस देश में हो चुकी है और उस पर कोई बात और चर्चा तक नहीं है। तो ये तमाशा करने की ज़रूरत क्या थी? तो फिर आप एक दिन खबर बताते हैं इस तरह से कि हमने कोई बड़ा भारी भरकम फैसला ले लिया है कि अब मेट्रो चलाने देंगे, हम उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का नियम लेंगे, इतना भारी भरकम आप प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या इन तस्वीरों से ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती कि रैलियों के नाम पर हज़ारों लोग जमा हैं, सदस्यता अभियान चल रहा है और उसमें सामाजिक दूरी और मास्क पहनने के तमाम नियमों के पालन की धज्जियां उड़ रही हैं? तो फिर शादी ब्याह को होने दीजिए ताकि दुकान पान सब चलता रहे, सबको रोजगार मिलता रहे। अगर इस महामारी से नेताओं को खतरा नहीं है, वो कोई उदाहरण पेश नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए कि अपने संबोधन में शुरू में आने से पहले वो मास्क लगाकर किसको संदेश दे रहे हैं। जब वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश नहीं दे पाए और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता इस संदेश को ग्रहण नहीं कर पाए, तो फिर दिया किसे जा रहा है और किसके रोजगार पर हमला किया जा रहा है? तो इस बात को सोचने की ज़रूरत है और कोरोना से लेकिन फिर भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो लोग ठीक हुए हैं उन्हें भी लंबे समय तक तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, उनका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होता है। इसीलिए दिल्ली में पोस्ट कोविड क्लिनिक खोलने की नौबत पड़ी है। बाकी ब्रेक के बाद बात करेंगे। બીજા ના જશો એક એક શાંતિથી ધીમે 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 धीमे 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 भाई डोरी पकड़ो, हाथ छूट जाएगा, डोरी पकड़ो, हाथ छूट जाएगा। अरे सिस्टम मुझे खबर कर बाबला की थियरी में हम लिखे एक पग आखो उठकी लालन पछे मुकानो।
और अब चलते हैं मोहम्मद गजाली के पास, जिनके पास पंजाब के संगरूर के गांव से एक रिपोर्ट है कि गांव वाले कहते हैं कि सरकार की टीम अगर कोविड की जांच के लिए आएगी तो वो जांच नहीं कराएंगे। वे क्यों ऐसा कह रहे हैं? पहुंचा है तक बंदे ऊपर छाते छाला मारने तैयार हो गए। पंजाब में जब कोरोना के मामले 41,000 से ज्यादा हो गए हैं, सरकार को एक और चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कोविड केयर सेंटरों में दाखिल मरीज सुविधाओं की कमी का आरोप लगाकर विरोध कर रहे हैं। पंजाब सरकार, पंजाब सरकार। लेकिन पंजाब में संगरूर जिले के इस गांव में तो विरोध बहुत ही आगे पहुंच गया है। सुविधाओं की कमी का आरोप लगाते हुए इन लोगों ने तय किया है कि स्वास्थ्य महकमे के लोगों को टेस्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गांव के गुरुद्वारे से इस बारे में ऐलान भी किया गया है। जेकर साडे पिंड दा कोई भी व्यक्ति इदों बाद कोरोना पॉजिटिव आउंदा, पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन में रखना चाहिए, ना कि सरकारी कोविड केयर सेंटरों में। हमने इस बारे में ऐलान भी करवाया है। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो हम चाहते हैं कि उसे या तो स्थानीय सरकारी स्कूल के परिसर में रखा जाए या फिर घर पर ही आइसोलेशन में। अगर स्वास्थ्य विभाग के अफसर गांव में आते हैं तो हम उनको पॉजिटिव मरीजों को साथ नहीं ले जाने देंगे। शांतमई तरीके नाल उनदा घिराव करके उन्हां नूं घेर के बिठावांगे ते ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। कोविड केयर सेंटरों में दाखिल लोगों के वीडियो देहाती इलाकों में दहशत फैला रहे हैं। मिसाल के लिए गुरप्रीत, जिसके भाई को पॉजिटिव पाए जाने के बाद कोविड सेंटर ले जाया गया। डॉक्टर डोमेस्ट्री विच आए सी, जो कहंदे भी दुकानां दा टेस्ट के लिए बुलाए जाने से पहले तक मेरा भाई ठीक ठाक था। टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर उसे कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया। हम उसे वापस लाकर घर पर ही आइसोलेशन में रखना चाहते हैं। बीमारी नहीं सी, इस तरह की भी कोई भी शिकायत नहीं सी। वो विसत असी बहुत ताले मिन्नतां करियां जी, पर मेरे भरा नूं धक्के नाल जबरदस्ती ले आया गया। लेकिन इस बीच स्वास्थ्य महकमे के अफसरों ने गांव वालों के साथ बैठक के बाद दावा किया है कि मसला सुलझ गया है। मीटिंग की थी जी, हमने गांव के सरपंच और दूसरे अहम लोगों के साथ बातचीत की है। वो इस बात पर सहमत हो गए हैं कि जो लोग पॉजिटिव हैं उनके परिवार के सदस्यों के टेस्ट हों। हालात के हिसाब से उनको कोविड केयर सेंटर्स में रखा जाएगा। सैंपलिंग करवाउणी नहीं, पर वो असीं जदों उन्हां नूं मोटिवेट किया तो मान गए भी असीं जिहड़े पॉजिटिव केस आए हैं उन्हां दी फैमिली दी असीं सैंपलिंग करवावांगे। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोविड केयर सेंटर में सहूलतें न दिए जाने के कारण कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर फैल रही हैं। अगर सरकार चाहती है कि कोरोना पे विजय पाया जा सके तो टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अलावा इस पर भी सरकार को काम करना होगा कि लोगों के बीच से ये धारणा हटे। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। और मोहम्मद गजाली की ही एक और रिपोर्ट है हरियाणा के करनाल से। यहाँ पर ग्रामीण औरतों ने इस बात को लेकर प्रदर्शन किया है कि सोशल मीडिया पर अश्लील चीज़ें पोस्ट की जाती हैं और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। इसे लेकर सचिवालय के मुख्य गेट पर इन्होंने प्रदर्शन किया। ये कोई NGO है जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, पर इनका कहना है कि मोबाइल फ़ोन देने के बाद भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है। जब महिलाएं सचिवालय में दाखिल हो रही थीं तो उन्हें रोकने के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन महिलाओं ने अपनी बात ये उजागर की कि सोशल मीडिया पर आए दिन महिलाओं के खिलाफ अभद्र बातें कही जा रही हैं, बेरोक टोक हो गई हैं और इन पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। आए दिन गंदी गंदी भाषा में औरतों की पोस्ट पे आके, ऐसा नहीं है कि हम उनकी आईडी पे जा रहे हैं, वो हमारी आईडी पे आते हैं, पोस्ट पे बदतमीजियां करते हैं। हम तो नीतियों के खिलाफ लिख रहे हैं, तो किसी पे व्यक्तिगत नहीं लिख रहे, लेकिन वो हम पे व्यक्तिगत गंदी गंदी टिप्पणियां करते हैं। ऐसा ही मामला मेरे साथ भी हुआ। यहाँ एक 57 ईयर्स ओल्ड लेडी खड़ी है, इनके साथ भी हुआ। तो मैंने जब मामला दर्ज कराया, मेरे मामले के जो अक्यूज है वो मर्डरर है, 6 साल की सजा पे, अब जमानत पे घर आ रहा। वो मेरे को धमकियां भी देता है फोन पे कि एक दिन लगेगा, सड़क पे लुढ़का देंगे। लेकिन सरकार बेशरम, SP सोचता नहीं, DC संज्ञान नहीं लेता, अनाथ करके छोड़ दिया है। जो सम्मान जिसको पाने के लिए हमने डिग्रियां ली,
क्लासेस पास की, कॉलेज पास किए, उस सम्मान की आज धज्जियां उड़ाई जा रही है और कोई देखने वाला नहीं है। कब शिकायत दी थी आपने? शिकायत को भी 5 महीने हो गए। कौन है आरोपी? आरोपी 5 लड़के हैं, एक मन्नू काम्बोज है और मिले जुले। और कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई करते ही नहीं, इसी तरह टरका के रखते, सेटिंग कर लेते हैं कि काम का लोड ज्यादा है जी, डीएसपी कम है जी, हमारी गलती है भाई, डीएसपी कम है, हम उसका भुगतभोगी क्यों हो? हमें सम्मान की दरकार है, इससे शर्मनाक सरकार के लिए कोई बात नहीं है कि आज महिलाएं सम्मान के लिए खड़ी, नौकरी मांगने नहीं खड़ी। मैंने पिछले 3 महीने में तकरीबन 4 शिकायतें दर्ज कराई हैं और सारी की सारी अश्लील वीडियो कॉल, वीडियो मैसेज इस तरीके की हैं और उन पे सब पे एफआईआर दर्ज करने के बाद जो पुलिस की जो कार्रवाई है उन्होंने हमें ये बताया कि हमने फेसबुक और व्हाट्सएप को लिख दिया है, जब वहाँ से कोई जवाब आएगा हम वो हमें बता देंगे। जब तक जहाँ तक कि हमें साइबर सेल के एक्सपर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनसे हम लोगों ने बात करी, उन्होंने हमें स्पष्ट ये बताया है कि अगर पुलिस विभाग कोई जेन्युइन सवाल उनसे पूछता है तो वो जरूर जवाब देते हैं। तो सर क्या या तो इन्होंने सवाल ही जेन्युइन नहीं पूछा है, इन्होंने फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए कोई सवाल पूछ लिया है, या फिर यही हमें जवाब नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कोई बात ऐसी अटक रही है जो हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है। एक एफआईआर को इन लोगों ने अनट्रेस कर दिया है, मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि आप फोन दर्ज करा दीजिए। 4 एफआईआर में 4 फोन हो गए सर। मैं कहाँ, मतलब मैं कितने फोन खरीदूंगी? ये एक जरूरी मुद्दा है। जिस तरह से गंदी गालियां, अभद्र भाषाओं का लिखित रूप में विस्तार हुआ है और ख़ासकर राजनीतिक टीका टिप्पणियों के मामले में जब कोई असहमति जाहिर कर रही है महिला, चाहे किसी की भी सरकार हो, तो उसे उसका विरोध करने का ये तरीका हो गया है कि इस तरह से गाली गलौज और अभद्र टिप्पणियों, उसके चरित्र हनन किया जाने लगे। जो भी लड़कियां सोशल मीडिया पर लिख रही हैं, इसे लेकर व्यापक बहस की भी ज़रूरत है। भूख से मौत की जब भी खबरें आती हैं, प्रशासन बहुत आसानी से उसका खंडन कर देता है। अहमदाबाद मिरर की एक रिपोर्ट है, आपको दिखाना चाहता हूं। ऑटो रिक्शा चालक मुकेश का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। पत्नी ने कहा कि घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है तो खाना कैसे बनाएं। ऑटो चालक ने अपनी ज़िंदगी इसी बात पर ख़त्म कर ली। मुकेश की पत्नी संगीता ने उससे कहा कि अपने मामा के यहाँ से जाकर अनाज ले आओ, तो उसने कहा कि किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, भूखे सो जाएंगे। तब संगीता ने याद दिलाई बात की 3 साल की एक बेटी भी है, वो भूखे नहीं रह सकती। यह कहकर माँ अपनी बच्ची के साथ घर चली गई मायके। बाद में देखा कि मुकेश ने ज़िंदगी ख़त्म कर ली। अहमदाबाद मिरर की यह रिपोर्ट है, आज की ही है, छपी है। अब चलते हैं आगरा से भी इसी तरह की खबर आई है। वहाँ 5 साल की एक बच्ची की भूख से कथित रूप से मौत की घटना सामने आई है। बच्ची की मां कह रही है कि भूख से मौत हुई है, लेकिन जिलाधिकारी कह रहे हैं कि भूख से मौत नहीं हुई है, बीमारी से हुई है, लेकिन मान रहे हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सही भूख प्यास ही मर गई लड़की जी। खावे पे होता ना तुम मार कोई दे देता खा लेते, तो भूख प्यास ही खत्म हो गया और कोई दे दे तो खा लेते, नहीं तो सो जाते हम जी। मार हमारी लाट कट गई, हवा करते हम जी। लाइट कटी अपनी, अब गर्मी में कट गई, बिल फिल बरानी, काम फाम चलानी, काम छूट गया लॉकडाउन में, काम फाम चलानी लॉकडाउन कट गई। और उत्तर प्रदेश से खबर है कि कमाल खान ने ये सूचना दी है कि 2 आईपीएस अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सस्पेंड कर दिया है। इनका नाम है दिनेश चंद्र दुबे आईपीएस हैं और अरविंद सिंह। दिनेश चंद्र दुबे के खिलाफ 4 जगह पर कस्तूरबा हॉस्टल बनवाने के ठेके, बरेली और कौशाम्बी में बस अड्डा और लखनऊ में दिव्यांगों की बिल्डिंग बनवाने के ठेके को लेकर गड़बड़ी के आरोप हैं, जबकि अरविंद सेन का नाम पशुपालन घोटाले में आया है। इसके अलावा एक सूचना और देना चाहता हूँ। फाइन के संदर्भ में शुरू में बोल रहा था कि जब राजनीतिक दल अपनी रैलियां करते हैं तो किसी प्रकार की डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, उनके लिए कोई फाइन नहीं है, ना गुजरात में, ना बिहार में, ना दिल्ली में, ना कहीं भी नहीं है। फुल राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों के लिए फाइन है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर 18 अगस्त की, 3 महीने में शहर के लोगों से 3 करोड़ 75 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले हैं। और इस रिपोर्ट में, टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में ये हवाला दिया गया है कि 771 रुपये प्रति मिनट जुर्माने के तौर पर वसूले जा रहे हैं। 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये का जुर्माना है। साथ में 5 मास्क या कुछ मास्क फ्री भी दिया जाता है। तो जो सामान्य लोग हैं उन्हें इस तरह के जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है। राजनीति और नेतागिरी की जितनी भी रैलियां हो रही हैं उसमें तमाम तरह के शक्ति प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कानून ये वगैरह वगैरह कोई भी नहीं हो रहा। तो कोविड के बहाने आप खुद देख सकते हैं
कि गरीब और आम लोगों के लिए अलग कानून है, नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है। ब्रेक लेते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के महेश व्यास ने बताया है कि जुलाई के महीने में 50 लाख ऐसे लोगों की नौकरियां चली गईं जो नियमित सैलरी पर काम कर रहे थे। उनका कहना है कि उन्हें लगता है कि आने वाले समय में इतने ही लोगों की सैलरी पर काम करने वाले लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। दूसरी तरफ हैदराबाद से उमा सुधीर की ये रिपोर्ट देखिए। वहाँ पर 1500 ऐसे परिवारों का सर्वे किया गया जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और उस सर्वे में नतीजा ये आया कि 54% लोगों ने अपना रोजगार गंवा दिया तालाबंदी के दौरान और 30% परिवार ऐसे हैं जहां पर कमाने वाला कोई नहीं है। हैदराबाद के जियागुडा के 9 लोगों का परिवार राज्य सरकार की ओर से प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिल रहे 12 किलो चावल से काम चला रहा है। सब्जी या दाल खरीदने के पैसे नहीं हैं। कोरोना की वजह से मेरी माँ की नौकरी भी छूट गई और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है लेकिन नौकरी नहीं है। अब घर में किसी के पास नौकरी नहीं है। बहुत मुश्किल हो रही है। कभी कभी खाने को भी कुछ नहीं होता। मेरा छोटा भाई पास की किराना दुकान में काम करने जाता है। लॉकडाउन की वजह से 5-6 महीने का किराया भी बाकी है और बिजली बिल भी। राहुल अब परिवार में कमाने वाला इकलौता सदस्य है। उसे पास की किराना दुकान में काम करने के 150 रुपये मिलते हैं। लॉकडाउन से पहले माँ एक दुकान में काम करती थी और 5000 रुपये तक कमा लेती थी। बड़ी बहन नंदिनी ट्यूशन पढ़ाकर 12000 रुपये तक जुटा लेती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद सब बंद हो गया। अब वो और बहनें मिलकर 50 रुपये रोज कमाती हैं। बहुत मुश्किल चल रहा था, अभी हमको पैसे नहीं रहते। नहीं तो मैं काम करती थी पहले ऑफिस में, एयरटेल ऑफिस में। अब नहीं जा रही मैं लॉकडाउन की तरफ से। किराया नहीं बंदे, लाइट बिल नहीं बंदे, बच्चों को भी खाने को मुश्किल हो रहा। हैदराबाद में जिन घरों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, ऐसे 150 परिवारों का घर घर सर्वे बताता है कि 54% परिवारों के गुजारे का एक स्रोत कम हो गया और 30% घरों में कोई कमाने वाला नहीं बचा। बच्चे घरों के भीतर और दुकानों में छोटे छोटे काम कर रहे हैं। मैकेनिक का काम, चाय दूध के पैकेट पहुंचाना, कोई भी काम जिससे कुछ पैसे मिल जाए। यहाँ से मजदूर बाहर चले गए हैं और मुझे डर है कि बच्चों को उनकी जगह ना लेनी पड़े। इस तरह की बातों को मीडिया की नज़रों से ओझल कर देने से समस्या तो दूर नहीं होगी। ना महामारी दूर हो सकती है, ना बेरोजगारी दूर हो सकती है। इस बीच कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने बताया है कि सोनिया गांधी अगले 6 महीने तक के लिए अंतरिम अध्यक्ष के पद पर बने रहने के लिए मान गई हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें पत्र लिखा उनके बारे में वो कोई दूसरी राय नहीं रखेंगी, यानी कोई बुरा नहीं सोचेंगी। अब राजनीतिक खबरें। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने पूछा है कि हिंदी न जानने के लिए इस देश में बाकी भाषा बोलने वाले लोगों को और कितना त्याग करना पड़ेगा। कुमारस्वामी हाल में आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा के उस निर्देश पर टिप्पणी कर रहे थे जिसमें सचिव ने खुद के अंग्रेजी न बोल पाने पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान गैर हिंदी उम्मीदवारों को कार्यक्रम छोड़कर चले जाने को कहा था। कुमारस्वामी ने उस ट्वीट में कहा कि इस देश की एकता का मंत्र संवैधानिक संघवाद है और हर भाषा उसका हिस्सा है। पिछले ही दिनों चेन्नई एयरपोर्ट पर कुछ ऐसे ही अनुभव का जिक्र करते हुए डीएमके नेता कनिमोई ने भी हिंदी को थोपे जाने का सवाल उठाया था। बिहार में विधानसभा के चुनाव तय समय पर होने के चुनाव आयोग के संकेतों से राज्य के राजनीतिक दल खुश नहीं दिख रहे हैं। सबकी चिंता इस बात को लेकर भी है कि महज 5 लोगों के साथ घर घर जाकर प्रचार करने के नियम का पालन कैसे होगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे शनिवार को जब सीवान पहुंचे तो उनके आसपास करीब 50 लोगों की भीड़ थी। जेडीयू से निकाले गए श्याम रजक जैसे नेता पूछ रहे हैं कि चुनाव 2-3 महीने बाद हो जाते तो क्या फर्क पड़ जाता।
नागा शांति समझौते की बातचीत में शामिल NSCN-IM ने असम राइफल्स पर अनजाने में कोरोना फैलाने का आरोप लगाया है। इस संगठन ने रविवार को आरोप लगाया कि असम राइफल्स छापों के जरिए एक तरह से बीमारी को बढ़ा रही है। NSCN-IM का कहना है कि जब शांति की कोशिश चल रही हो तब इस तरह से छापे मारना विश्वास तोड़ने का गंभीर मामला है। NSCN-IM ने मांग की है कि असम राइफल्स के जवानों को उनकी बैरकों में ही रहने के निर्देश दिए जाएं। और ये सोहित की स्टोरी मुंबई से है कि मुंबई का प्रसिद्ध डब्बा वाला भी कोविड के कारण संकट में है। जब शहर में लोग ही नहीं हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, तो डब्बा वाला भी खाना किसे खिलाएं? क्या उनकी भूमिका बदल जाएगी? नए कोविड की स्थिति के बाद ऑनलाइन तो खाने जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। इसलिए सोहित बता रहे हैं कि बहुत सारे डब्बा वाला अपने गाँव की तरफ लौट रहे हैं और दूसरे रोज़गार की तलाश कर रहे हैं। नितिन सावंत 20 वर्षों से डब्बे वालों से जुड़े हैं, पर कोरोना की वजह से इन पर लॉकडाउन का असर इस तरह से पड़ा कि अब वो दादर के सब्जी बाजार में सामान ढोने का काम करते हैं और घर आकर अपनी पत्नी के काम में हाथ बटाते हैं। मैं सुबह यहाँ से दादर जाता हूँ, एक दिन छोड़ के, समझो आज मंडे को आज गया था तो कल नहीं जाएगा, परसों जाएगा, उधर जाके हमाली करता हूँ बाजी का। उसमें से 200-300 रुपये मिलता है, वही वापस घर पे आता हूँ और घर पे आके वाइफ को थोड़ा हेल्प करता हूँ। डब्बे वालों को समय पर खाने के डब्बे सही जगह पहुंचाने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इन पर फिल्म भी बन चुकी है। संतोष मेथिए अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी हैं जो इस कारोबार से जुड़े हैं। अब ट्रेन से सफर बंद होने के कारण संतोष बाइक पर आसपास ही खाना पहुंचा रहे हैं। इनकी कोशिश होती है समय पर सर्विस पूरी करने की, लेकिन ट्रैफिक और गड्ढों के कारण परेशानी होती है। पहले ये जहां 45 टिफिन बांटा करते थे, तो अब केवल 9 से 10 ही टिफिन पहुंचा पा रहे हैं। घर पे बैठ के भी आदमी क्या करेगा, फिलहाल हम लोग लोकल में कर रहे जितना बाइक पे पॉसिबल है, और कस्टमर के पास टिफिन भी उसके टाइम पे पहुंचना मांगता है, वरना ज़्यादा टिफिन मिल सकता है, कस्टमर देने के लिए एग्री है। लेकिन ट्रेन अब 5 महीने बाद ट्रेन बंद है, हमारा डब्बा वाला का सबसे बुरा हाल चालू है। मुंबई शहर जिन डब्बे वालों के वजह से मशहूर है, उन्हीं कई डब्बे वालों को मजबूरी में ये शहर छोड़ना पड़ा और अब वो अपने गाँव में खेती कर रहे हैं। मुंबई में लोकल ट्रेन बंद होने के कारण हमारा धंधा नहीं चल रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, इसलिए हमें खेती करनी पड़ रही है। लेकिन खेती में नैसर्गिक साथ ना मिलने से हमारे हालात काफी खराब हो गए हैं। मुंबई में करीब 4500 डब्बे वाले हैं जो ट्रेन के जरिए अपनी सेवाएं दिया करते थे। डब्बे वालों की मांग है कि इन्हें ट्रेन से सफर करने दिया जाए ताकि इनके माली हालात सुधर सकें। महाराष्ट्र सरकार की ओर से हर एक डब्बे वाले को आर्थिक सहायता देने का ऐलान जरूर किया गया था, पर हुआ कुछ नहीं। सरकार ने हम लोग को 2000 रुपये देने की मदद की, आश्वासन दिया था कि हम लोग डब्बे वाले के लिए 2000 देंगे, लेकिन अभी तक कोई 2000 भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। सरकार को हम लोग डब्बा वाले की तरफ से एक ही विनती है कि सर आप हम लोगों को ट्रेन का जाने का परमिशन दीजिए। डब्बे वालों की तुलना मुंबई शहर से इसलिए भी की जाती है क्योंकि ये कहा जाता है कि ना ही ये शहर कभी रुकता है और ना ही डब्बे वाले। जब मुंबई में 26/11 आतंकी हमला हुआ था, तब भी डब्बे वाले लगातार काम कर रहे थे, लेकिन पिछले 5 महीनों में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि डब्बे वाले घर पर हैं और दूसरा काम करने को मजबूर हैं। उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार इनके बारे में भी सोचे और इनके लिए भी जल्द से जल्द कोई कदम उठाए। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। ट्विटर पर 2 ट्रेंड कर रहे हैं 2 चीज़ें कि रेलवे ने जो असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकाली थी, अभी तक बहुत से लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो वो ट्रेंड करा रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग देकर हमें नौकरी पर रखिए ताकि सैलरी मिले और हम गरीब लोग हैं, हमारा घर परिवार चले। लेकिन ट्रेंड कराते कराते अब वो काफ़ी निराश होने लगे हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग एक बेकार की चीज़ है, इससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है डेमोक्रेसी में। ये भटकाने वाली चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये है कि नीट और JEE को लेकर बहुत लोगों ने प्रयास किया कि परीक्षा टल जाए, मगर लगता नहीं कि इसका कुछ असर हुआ है। इस बात के बावजूद कि बंगाल की मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी ने भी परीक्षा टालने की बात कही और दक्षिण से डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन ने भी परीक्षा टालने की बात कही। सुनी गई लेकिन अनसुनी हो गई, कोई फैसला नहीं आया। इसलिए आप अपनी अपनी तैयारियों में लगे रहें। ट्विटर टीवी का चक्कर छोड़ दीजिए। बाकी देश की बात देखते रहिए 6 से 7। नमस्कार। आपके मोबाइल वीडियो हमको रोज मिलते हैं, लेकिन उनमें से कई वीडियो अहम होने के बाद भी हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनको सही ढंग से शूट नहीं किया गया होता है। अगर आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखते हैं तो जो वीडियो बनता है वो इस तरह का दिखता है, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल को इस तरह से रखकर शूट करेंगे, यानी लैंडस्केप मोड में रखकर शूट करेंगे, तो वीडियो इस तरह से बनेगा। स्क्रीन भरी हुई दिखेगी आपके वीडियो से। तो सही खबर को सही तरीके से शूट करें।